हरिओम। हो गए आप? अच्छा, सभी लोग क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ कौन से सेशन को लेकर के आए हैं आप लोग? किस प्लानिंग से आए हैं पता है आप लोगों को? नेतृत्व विकास शिविर। नेतृत्व विकास शिविर। अच्छा, पहले इंट्रोडक्शन कर लें। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम साहू है। मैं कक्षा एकादश गणित संकाय की छात्रा हूँ और मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सरस्वती नगर बनखेड़ी से हूँ। अच्छा, आपके नाम का मीनिंग क्या है? वो मुझे नहीं पता। अरे, पूनम पूर्णिमा। पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ जानते हो क्या होता है? मास में जो एक बार आती है वो पूर्णिमा और फिर अच्छा। अमावस्या 2 बार। हाँ, वो तो आती है। आपकी लाइफ कैसी है? पूर्णिमा की भांति है? पूर्णिमा का अर्थ होता है चंद्रमा पूर्ण खिला हुआ होता है, हाँ चांदनी है। बिखेरता है, प्रकाश को चारों तरफ फैलाता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। तो आपका जीवन कैसा है? पूर्ण है? इधर इधर बोल दो, घबराओ नहीं, टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी क्वालिटीज कैसी है? मेरी क्वालिटीज़ के बारे में मैं क्या बताऊँ? अरे, मुझे मतलब हाँ, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, क्या अच्छा नहीं लगता? जैसे प्रकाश, ये चंद्रमा दुनिया को प्रकाश देता है, आप दुनिया को क्या देते हो? मतलब मेरी विशेषताएं बताना है क्या हाँ, आपने अपनी लाइफ से किसी को क्या क्या दिया? किसी को? अंधकार को नष्ट करता है, तो एक अंधकार बाहर का होता है और एक अंधकार जो आसपास सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस फैमिली में आप रहते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, तो उनके जीवन का अंधकार हुआ, उनके दुख, उनके कष्ट। हाँ, तो आपने उनके कभी दुख कष्ट हर दूर करने की हाँ कोशिश करी है? करी है। अच्छा, चंद्रमा एकदम शीतल रहता है ना? लेकिन मैं एकदम शीतल नहीं हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो हमें सबको अपने अपने नाम को सार्थक करना है। आज का होमवर्क हम सबको ये देना चाहते हैं, अपने अपने नाम को देखना, उसका मीनिंग क्या है, और आपकी लाइफ आपके नाम के अनुसार कितनी फिट बैठ रही है और कितनी उसके अगेंस्ट जा रही। जी हम्म जी। मान लीजिए आपने कहा कि आपको गुस्सा बहुत आता है, जल्दी आ जाता है? नहीं, कभी कभी आ जाता है, मतलब कभी कभी आ जाता है, तो शीतलता नहीं रहती? रहती है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आ जाता है। तो अपनी इस कमी को जीतने के लिए आप क्या करोगे? देखो, जो नाम हमें मिला है, किसने रखा है नाम? वो मेरे पापा जी ने। पापा, माता पिता ने नाम रखा है। तो जब माता पिता किसी का नामकरण करते हैं, कुछ सोच करके करते हैं ना? हाँ उनका कोई विचार होता है, वो नाम इसलिए रखते हैं कि इसका स्वभाव भी नाम के अनुरूप बने। जी। हाँ, यदि हमारा स्वभाव नाम के अनुरूप नहीं बनता है तो उसका असर होता है। उद्देश्य देखो, नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जीवन की शुरुआत हम सब की सबसे पहले व्यवहार जो शुरू होता है नाम से होता है। नाम से आपको पहचान मिलती है। जी। पहचान मिलती है, सबकी आइडेंटिटी पहले किससे होती है? नाम से। नाम से होती है। एक आइडेंटिटी जो भीतर की होती है, वो आध्यात्मिक आइडेंटिटी, वो डिफरेंट है, वो अलग है। एक पहचान जो होती है नाम से होती है। नाम व्यवहार चलाने के लिए रखा जाता है, और नाम इसलिए भी रखा जाता है कि हम उस नाम को सार्थक करें, अर्थात उस नाम के अनुरूप अपने जीवन को बनाएं। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ, पूछ लीजिए। मुझे ये जो गुस्सा आता है वो मैं कंट्रोल में कैसे करूं? अच्छा, गुस्सा आता, चलो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, एटलीस्ट प्रश्न तो किया,
और सबसे बड़ी बात, आपने एक्सेप्ट किया कि हमारी कमी है। दुनिया में सबसे पहले सुधार की यदि गुंजाइश कहीं होती है, हम आगे बढ़ते हैं तो पहले एक्सेप्टेंस लेवल आना चाहिए, स्वीकार का भाव आना चाहिए। और सबके सामने जो स्वीकार कर लेता है, इसका अर्थ है कि वो बहुत महान होता है। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी कमी नहीं बताता, दुनिया के सामने क्या बताता है? अपनी अपनी अच्छाई बताने की कोशिश करता है। कमी तो हर कोई छिपाने की कोशिश करता है। और जो सबके सामने अपनी कमी उजागर कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो अंदर से अपना विकास करना चाहता है। तो आप लोग इसके लिए अप्रिशिएट करो कि सबके सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी कमी है कि हमें गुस्सा जल्दी आता है। सब लोग नहीं बता सकते, भीड़ में बताना बहुत कठिन होता है, और एक अननोन पर्सन के सामने, गुरु के सामने बताना तो और भी कठिन हो जाता है। नहीं, मेरे लिए ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। अब आपने प्रश्न किया कि गुस्से को कंट्रोल में कैसे कंट्रोल कैसे करें। हाँ, बहुत अच्छा। अब गुस्सा आता क्यों है? किसी की बातों को लेकर आ जाता है। यानी ऐसे तो आता नहीं होगा गुस्सा। गुस्सा हमें तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। देखना, जो हम सोचते हैं कि वो मेरे अनुसार काम करे, मुझे ये ला करके दे, मुझसे ऐसा बिहेव करे, और वो वैसा बिहेव नहीं करता है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, स्टूडेंट्स की नहीं, ये प्रॉब्लम छोटे से लेकर बड़े सबकी होती है। टीचर्स की भी हो सकती है, माता पिता की भी हो सकती है, घर में दादा दादी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो गुस्सा आने का कारण क्या है? हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होना। तो हम अपेक्षा ज़्यादा क्यों रखते हैं दूसरों से? पहली बात, यदि हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तो क्या हम उसकी अपेक्षाओं के अनुसार अपने आप को पहले बना पाए हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, तो हम जो दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा कभी नहीं रखें। दूसरी एक और बात बताते हैं, देखें, अब आपने कहा हम गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। गुस्से को कंट्रोल करना होता है तो फॉरगिवनेस से, क्षमा के भाव से। अब हम क्षमा तब करते हैं जब उसका बेनिफिट हमें पता चलता है, और हमें गुस्से के साइड इफ़ेक्ट्स पता हो तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्से करने के नुकसान क्या होते हैं पता है? नहीं पता। अरे, गुस्सा जब व्यक्ति करता है तो उसे हाइपर टेंशन होने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, उसकी आंख लाल हो जाती है, मुट्ठी बनने लगती है, उसको बहुत सारी शारीरिक बीमारियां होने लगती हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। गुस्से में जो अपनी एनर्जी होती है वो अपने ही नुकसान के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए होती है। तो जब हमें पता है उस क्रिया को करने से हमारा नुकसान होना है, तो फिर हम अपना नुकसान तो करना नहीं चाहेंगे। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को पहले कोई चिंतन कर ले तो वो कंट्रोल कर सकता है। दूसरी बात, एक बात बताना चाहते हैं, इसे अच्छे से लिख लें। फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व द फॉरगिवनेस बट वी डिजर्व द पीस। लिख पाओगे? ज़्यादा तेजी से बोल दिया हमने? नहीं, लिख लेंगे। धीरे धीरे बोले। फॉरगिव अदर्स, हिंदी में बोल दें? हाँ, हिंदी बोल दीजिए। हिंदी बोल दें? बहुत अच्छा। हम दूसरे को क्षमा करें इसलिए नहीं कि वे क्षमा करने के पात्र हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति पाने के अधिकारी हैं। क्या कहा हमने? दूसरे को क्षमा करें इसलिए नहीं कि वे क्षमा के पात्र हैं, अपितु हम शांति पाने के अधिकारी हैं। हम शांति से रहना चाहते हैं, हम पीसफुल रहना चाहते हैं। लिख लिया? नहीं लिख पाए? क्षमा दूसरों को करें इसलिए नहीं कि वे क्षमा के पात्र हैं, बल्कि हम शांति पाना चाहते हैं। तो हम किसी को क्षमा करके उस पर एहसान नहीं करते, किसी पर उपकार नहीं करते। जब हम क्षमा करते हैं तो अपने आप पर उपकार करते हैं, क्योंकि क्षमा जब हम करते हैं तो हम कंट्रोल में रहते हैं, हमारा बीपी नहीं बढ़ता है, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, हमारा नुकसान नहीं होता है। एक क्षण के लिए जब वो गुस्सा करता है तो उसके इफ़ेक्ट कितनी देर तक बना रहता है, उसका शारीरिक नुकसान,
उसका आसपास के वातावरण का नुकसान, पूरा माहौल जो है बिगड़ जाता है। यदि थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है तो आप लगभग आधे घंटे तक कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। मान लीजिए किसी से आपकी लड़ाई हो गई, गुस्सा आया, आपने उसे कुछ सुना दिया, अपशब्द कह दिए अथवा हाथ उठा दिया, तो फिर वो जो घटना घटी वो कितनी देर तक दिमाग में घूमती रहेगी? बहुत देर तक, बहुत देर तक। कितनी देर तक? लगभग 1 घंटे तक। 1 घंटे घूमती तक। रहती है। यानी हमने गुस्सा सिर्फ 1 मिनट के लिए किया, लेकिन उसका प्रभाव कितनी देर तक रहता है? 1 घंटे तक रहता है। तो उस 1 घंटे में आप पढ़ाई करना चाहो तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपकी एग्ज़ाम है और आपको याद करना है तो आपको याद भी नहीं होगा। यानी उसका प्रभाव मात्र उसी टाइम तक नहीं रहता है, उसका प्रभाव बहुत देर तक रहता है। तो वो हमारा कीमती 1 घंटा चला गया और हमारी एनर्जी हमारे ही डिस्ट्रक्शन में चली जाती है। तो दूसरे का नुकसान तो कम होता है, स्वयं का नुकसान क्रोध करने से सबसे अधिक होता है। अगली बात, जो दूसरों को क्षमा करता है, जिसका व्यवहार क्षमाशील होता है, उसे दुनिया बहुत लाइक करती है, पसंद करती है। अब आपके टीचर से पूछे, वो कौन से स्टूडेंट को पसंद करेंगे? जो गुस्सा करेगा उसे पसंद करेंगे कि जो क्षमाशील रहेगा, गुस्सा नहीं करेगा, उसे पसंद करेंगे? पूछो, गुरुजी से पूछिए। अच्छा जी, आप बताइए। हाँ, जो गुस्सा नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसको जो गुस्सा नहीं करता, मम्मी पापा भी उसे पसंद करेंगे, टीचर्स भी उसे पसंद करेंगे, आसपास के लोग भी उसे पसंद करेंगे। यदि हम किसी का दिल जीतना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा एक गुण, क्रोध को हम कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि जो गुस्से को जीत लेता है वही व्यक्ति फिर विनयशील होता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया वही व्यक्ति दूसरों को रिस्पेक्ट देगा, आदर सम्मान देगा। वह व्यक्ति अच्छे से बात करता है। जब हम गुस्से से भरे होते हैं तो अच्छे से बात भी नहीं करते, बड़ों का अपमान भी कर सकते। उस समय हो सकता है बड़ों को चिल्ला भी दे। कई बार जब गुस्सा आता है तो हो सकता है आप मम्मी को चिल्ला भी देते होंगे। चिल्लाते हैं कि नहीं? कभी कभी हो हाँ, जाता तो देखा है। ना, अब हमने बड़ों का अपमान कर दिया, माता पिता का अपमान कर दिया। नहीं, अपमानजनक तरीके से नहीं नहीं, चिल्लाते, पर जो होना चाहिए हमारे यहाँ विनय का भाव नहीं होता है। तो हम इस कमी को समझने की कोशिश कर रहे मतलब हैं। वाणी कठोर हो जाती है, वाणी में कोमलता नहीं रहती थोड़ी हाँ, सी। वाणी कठोर हो अब जाती है। शब्द नहीं बोलते हैं, हाँ। लेकिन थोड़ी सी वाणी में कठोरता आ जाती है। हाँ, तो वो वाणी कठोर अच्छी लगती है? नहीं, नहीं लगती। तो आज सबको एक कार्य करना है, अपने अपने नाम के अनुसार अपने अपने व्यवहार को परखना है। हमारा स्वभाव कैसा है? जी क्या हमारा नाम और हमारा स्वभाव मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी। बस यहीं से हमारा आत्म मंथन शुरू हो जाता है, जी। आत्म विश्लेषण शुरू हो जी। जाता है। दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। क्योंकि जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो आगे तब बढ़ता है जो इंट्रोस्पेक्शन अर्थात आत्म विश्लेषण बहुत अच्छे से कर सकता है। आत्म विश्लेषण करने वाला व्यक्ति ही अपनी कमी को दूर कर सकता है। नहीं है तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, जो हमारी बुराइयां होती हैं, हम उससे कभी ऊपर नहीं उठ पाते। गुरुदेव, आत्मविश्लेषण मतलब? आत्मविश्लेषण मतलब स्वयं के स्वभाव का अध्ययन करना और स्वयं की कमियों का अध्ययन करना कि हमारे भीतर कौन कौन सी कमी है। जब भी हम इस प्रकार के स्टूडेंट्स का सेशन लेते हैं, वर्कशॉप करते हैं, आप तो 11वीं के बच्चे हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग के बच्चे भी आते हैं, मेडिकल के छात्र भी आते हैं, सारी क्लास के छात्र हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं वो भी हैं। तो ऐसा ही वर्कशॉप हम हमेशा लेते हैं। तो सबसे पहले उनको हम एक होमवर्क देते हैं, स्वॉट एनालिसिस करने का। लिख लो, SWOT। ये मैनेजमेंट के सूत्र हैं, जिंदगी में बहुत काम आएंगे। लाइफ मैनेजमेंट, जीवन के मैनेजमेंट। SWOT। एस का अर्थ है स्ट्रेंथ, अर्थात हमारी मजबूती किस में है। W का अर्थ है वीकनेस,
अर्थात हमारी कमजोरी कौन कौन सी है। ओ का अर्थ है अपॉर्चुनिटी, अर्थात भविष्य में हमारे लिए कौन कौन सी संभावनाएं हैं। और टी का अर्थ है थ्रेट्स, यानी खतरे कौन कौन से हैं। जीवन में जब हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, गोल है, उसे अचीव करना चाहते हैं, तो वो वही व्यक्ति कर सकता है जो इस प्रकार अपना एनालिसिस करे। स्वॉट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। हाँ, स्ट्रेंथ का अर्थ जानते हैं ना, मजबूती। मजबूती, हमारे मजबूत पॉइंट, अच्छे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। वीकनेस यानी हमारी कमजोरी कौन कौन सी है। भविष्य में हमारे पास कौन कौन सी संभावना है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को सीए बनना है। ये बनना है, नहीं बनना? बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। अच्छा, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को हाउसवाइफ बनना है। क्या बनना है? मुझे आईपीएस बनना है। हाँ, बहुत अच्छा। जो भी हमें बनना है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो जो भी हम अपने जीवन में बनना चाहते हैं, जैसे आप 11वीं के बच्चे हैं, 11वीं के विद्यार्थी हैं, अब तो आपने अपने जीवन का निर्धारण भी किया होगा ना, किस दिशा में आपको बढ़ना है। हाँ। सारे बच्चों ने निर्धारण कर लिया? बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा। आपने 10वीं के बाद जो विषय चुना होगा, प्राय दूसरे दोस्तों को देख करके चुन लिया होगा। नहीं। अन्य बच्चों से पूछ रहे हैं, जो जो आपने 11वीं में विषय चुना, अपने एम को देख करके चुना कि अन्य फ्रेंड्स को देख करके चुना? एम को। कई बच्चे जो होते हैं माता पिता के दबाव में विषय चुन लेते हैं, कई बच्चे जो होते हैं अपने फ्रेंड्स को देख करके सुन लेते हैं, कई बच्चे जो होते हैं अब जिस गांव में वो रहते हैं वहाँ जो कॉलेज होगी, स्कूल होगी, वहीं एडमिशन ले लो। ऐसा होता है ना, प्राय ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके पास संभावना कम रहती। मान लीजिए कोई छोटे गांव से आया है, अब वहाँ कॉलेज ही नहीं है, तो जो कॉलेज होगी उसमें वो एडमिशन ले लेगा। ऐसा ही होता है। कॉमर्स है, आर्ट्स है, मान लीजिए वो साइंस कॉलेज ही नहीं है तो नहीं लेगा वो, क्योंकि उसके माता पिता हो सकता है उसे ना भेजें। तो भारत में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जो चुनाव के अनुसार, अपनी हॉबीज़ के अनुसार, अपने जो विशेषता है अथवा जो अंदर की चाहत है उसके अनुसार जीवन में नहीं बढ़ते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आती है, देखा देखी हम आगे बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ने लगते हैं। अथवा कुछ लोगों का चुनाव मम्मी पापा से पूछ करके होता होगा, अथवा टीचर से पूछ करके होता होगा, हो ना? नहीं, भविष्य में आपका जो एम का लक्ष्य का निर्धारण जो है, कई बच्चों का माता पिता से पूछ करके होता है, कई बच्चों के लक्ष्य का निर्धारण एक दूसरे को देख करके होता है। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल 4 बच्चियों का है, तो आप देखेंगे तीनों बच्चियों ने कहाँ एडमिशन लिया, तो बोले हम भी वहीं लेंगे, क्योंकि उसने, हमारी फ्रेंड ने वहाँ लिया तो हमको भी वहीं जाना है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं है। नहीं, आपके साथ नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर बहुतों के साथ ऐसा मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो नीट निकालना चाहती हैं। क्या निकालना चाहती हैं? नीट डॉक्टर बनना है अच्छा, उनको। डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। तो लेकिन मेरा एम अलग है, उनका एम अलग है, तो हम एक ही कॉलेज में कैसे जाएंगे? हाँ, नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है इस कारण। हाँ, तो पहली एक्सरसाइज करना है, अपने नाम को लिखना है, उसके नाम का अर्थ लिखना है, और नाम के अर्थ के अनुसार हमारा स्वभाव कैसा है। लिख पाओगे सभी लोग? नहीं लिख पाओगे? अच्छा, सबको अपने अपने नाम का अर्थ मालूम है? किस किस को नहीं मालूम? गुरुजी देखिए, अब ये हाल है। नहीं पता, अपने नाम का मीनिंग नहीं पता? अच्छा, आज जो है टीचर से पूछना है जो आपके नाम का अर्थ क्या है, पूछोगे? पूछ पाएंगे बच्चे लोग आपसे?
डर तो नहीं लगेगा बच्चे लोगों को? हाँ, क्योंकि हो सकता है वो सोच रहे होंगे हम टीचर से कैसे पहुंचे। फ्री होकर के पूछ लेना, कोई बात नहीं। और डरना नहीं, हमसे भी नहीं डरना। अच्छा, कितने बच्चों ने अपने जीवन में गुरु बनाया है? कितने बच्चों ने अपने जीवन में गुरु को चुना है? थोड़ा सा आप हेल्प कर दो कमलेश जी। ये तो हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही, कठिन लग रही हमारी भाषा। हाँ संकोच नहीं करना है। हाँ, संकोच नहीं करो, घबराओ नहीं, निश्चिंत होकर आप जवाब दीजिए। हाँ निश्चिंत होकर के। देखो, हम प्रवचन नहीं देने बैठे यहाँ पर। हाँ, खड़े होकर के बोलो। वो गुरु मंत्र लेते हैं उसके हिसाब से, या फिर जो गुरु रहते हैं उनके हिसाब से? गुरु मंत्र लेते हैं, अच्छा। या गुरु रहते हैं मतलब स्कूल में? जैसे हमारे घर पे कोई पूजा करने आते हैं, जो हमारे दादाजी वगैरह करवाते थे, वो ही गुरु आते हैं उनसे। हाँ। या फिर जो मंत्र लिया जाता है उससे? देखो, गुरु वो होते हैं जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, जो हमारी कमियों को निकाल करके अलग कर देते हैं, जिनके ऊपर हमारा विश्वास होता है, जिनका स्वयं का आचरण बहुत उज्जवल होता है। गुरु जो हैं कभी स्वार्थी नहीं होते हैं, गुरु जो है सबके कल्याण करने वाले होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो गुरु होता है। गुरु जब सबका हितकारी होता है, जो गुरु की स्वयं की कोई अंतर की इच्छा नहीं होती है। गुरु का सिर्फ एक लक्षण होता है, जो दुनिया का कल्याण करने वाला हो, सबको आगे बढ़ाने वाला हो। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम अंदर ही अंदर मन से थकने लगते हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है ना, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, डर लगने लगता है, जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या करें क्या ना करें। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो उन परिस्थिति में जो हमारी मदद करता है, जो हमें उन विषयों से, जो हमें उन बुराइयों से बचा कर के ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाता है। गुरु हर फील्ड के डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स में मान लीजिए क्रिकेट का, तो क्रिकेट के कोच होते हैं। कोई खो खो है, कबड्डी है, चेस खेल रहा हो तो उसका कोच होगा, अथवा कोई कंप्यूटर है तो उसका कोच हो सकता है। एक हो गए लौकिक जीवन के, एक जहाँ आप स्कूल में पढ़ते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में, तो आपके प्राचार्य आपके गुरु हो गए, वो हो गए ना। लेकिन इन सबसे ऊपर उठ कर के जो हमारी जिंदगी के लिए दिशा निर्देश देता है, हाँ, जो गुरु मंत्र भी देने वाला होता है। कुल मिलाकर के गुरु हमारे व्यवहारिक जीवन को बहुत अच्छा बनाता है, जो आपस में सामंजस्य बैठाना सिखाता है। गुरु के पास आकर के हम मन की सब बात कह सकते हैं, और जीवन में जो हम अपराध कर जाते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं, जो हम किसी से नहीं कह सकते, है ना। हो सकता है आप अपने माता पिता से सारी बात बताते हैं, नहीं बताते। टीचर से सारी बात बता देते हैं, नहीं बताते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विद्यार्थी न तो माता से शेयर करता, ना माँ पिता से शेयर करता है, ना ही शिक्षक से शेयर करता है, और ना ही फ्रेंड से शेयर करता है। उसे डर लगता है ना। तो जो शेयर करने में डर लगे, इसका अर्थ क्या है? वो पाप है। पाप किसे कहते हैं? जो हम अपने बड़ों को शेयर न कर पाए, जो बड़ों को बताने में हमें डर लगे, तो वो गलत कार्य, पाप का मैं अर्थ गलत कार्य है। जैसे मान लीजिए आपके 95% आए हैं क्लास में,
तो आप मम्मी से बताओगे कि छिपाओगे? पहले जा करके बताओगे? हाँ, दौड़ दौड़ करके बताओगे कि मेरे 95% आए। तो आप माता पिता से, बड़ों से कौन सी बात बताते हैं सबसे पहले? जो बहुत अच्छी बात होती है, यानी आपको लगता है कि ये मेरी जीवन की उपलब्धि है। आपने कोई अच्छा काम किया, बहुत बड़ा कार्य किया, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, प्राउड फील होता है कि नहीं? अच्छा लगता है। तो वो बात आप सीधे सबसे पहले किसे बताते हो? माता पिता को बताते हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति को। लेकिन कुछ बातें ऐसे होती हैं जो आप माता पिता को नहीं बताते, घर के बड़ों को भी नहीं बताते, बुजुर्गों को भी नहीं बताते, हो सकता है आचार्य या टीचर को, उनको भी नहीं बताते होंगे। तो कौन सी बातें नहीं बताते? अच्छा, आप बताओगे कौन सी बातें नहीं बताते हैं? लड़कों से पूछ रहे हैं। सारी बातें माता पिता को बता देते हो, शेयर कर लेते हो? नहीं करते। आप लोग तो बिल्कुल ही नहीं करते होंगे। अच्छा, कौन सी नहीं शेयर करते? छिपाने में कौन सा भाव आता है? कौन सी बातों को छिपाते हो? खड़े होकर के बोल, अपने में नहीं लेना, दूसरे को बताना, जो दूसरा करता है वो बता देना। कौन सी बात नहीं बताते हो? संकोच मन से निकाल दो, कुछ संकोच नहीं करना है। और यह भी नहीं समझना कि हम खड़े होकर के बोलेंगे तो सारे बच्चे हंसेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना। इफ यू डोंट आस्क तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। यदि आप खड़े होकर के पूछ लोगे तो हो सकता है 5 मिनट के लिए दुनिया वाले कहेंगे ये तो मूर्ख है, लेकिन जो नहीं पूछता है वो जीवन भर के लिए मूर्ख बना रहता है। अब क्या करना है? जीवन भर के लिए मूर्ख बना रहना कि 5 मिनट के लिए मूर्ख बना रहना ज़्यादा अच्छा होता है? 5 मिनट के लिए हम अज्ञानी बन जाए चल जाएगा, लेकिन जब हम नहीं पूछ रहे हैं तो जीवन भर के लिए हम मूर्ख बने रहेंगे। तो सबसे पहले अपने मन से ये भाव निकाल देना संकोच का कि दुनिया वाले हंसेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये भाव अंदर से निकाल देना, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। हमारी बात समझ में आ रही? थोड़ी कठिन लग रही हो तो बता देना, नहीं तो हम थोड़ा हल्का कर दे। हाँ, नहीं, बच्चों से पूछ रहे कठिन तो नहीं लग रही? हाँ, अच्छा, कौन हमें बताएगा कौन कौन सी बातें आप नहीं बताते मम्मी पापा को? जैसे लाइक कौन सी बातें छिपाते हैं? अच्छा, किस टाइप की बातें छिपाते हैं? नहीं कह पा रहे? अब जैसे लड़कों के वाले बता दें, कहीं जाकर के धीरे से बीड़ी पी लेता तो वो नहीं बताएगा, है ना? सिगरेट पी लेगा, दोस्तों के साथ जाकर के पिकनिक मनाने जाएगा और सिगरेट पी लेगा तो थोड़ी बताएगा। और क्या क्या छिपाते हो? पॉकेट से पैसे निकाल लिए पापा के तो छिपा लेते होंगे। अच्छा, नहीं करते? बहुत अच्छी, वेरी गुड। और कौन कौन सी छिपाते हो? मोबाइल किस किस के पास है? सबके पास है। तो आप मोबाइल में तो गायत्री मंत्री सुनते होंगे रोज, है ना? कि हनुमान चालीसा सुनते हो? हाँ, आप भगवान के भजन सुनते होंगे, हनुमान चालीसा सुनते होंगे, गायत्री मंत्र सुनते होंगे, क्योंकि आप बहुत साफ सुथरे हो। ठीक है ना? हम यही मान लें? नहीं, वो गर्दन ले आ रहे नहीं, तो फिर क्या सुनते हो, क्या देखते हो? हाँ, अब बता दो। हाँ, एक कॉर्ड दे दो उनको। हाँ, हरिओम। खड़े होके बताइए, डरना नहीं है। देखो, फ्रैंक हो, बी फ्रैंक वेरी, है ना? खुल करके बोलना है। खुल करके बोलो। यदि आप यहाँ इन 3-4 दिनों में खुल गए तो मानना जीवन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। फिर जीवन में आपको आगे आने वाले भविष्य में कोई चैलेंज ही नहीं है। चैलेंज भी आएगा तो उसका सामना बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप बहुत निडर बन जाओगे। आपका माइक फियर जो है निकल जाएगा। कई लोगों का माइक फियर होता है ना? माइक में बोलने से ही वो कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है।
तो आप इस माइक फियर को भी निकाल देना यहाँ पे, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोल दो। आप तो ये बोलना कि ये लोग करते हैं, मैं आप तो तुम बहुत अच्छे हो, ये तुम तो कुछ नहीं करते, ये लोग करते वो बता दो। नहीं, वो इंस्टाग्राम चलाते। इंस्टाग्राम चलाते हैं, अच्छा। तो इंस्टाग्राम चलाना थोड़ी गलत है, इंस्टाग्राम चलाना तो गलत नहीं है। रील देखते हैं। हाँ रील देखते हो, तो रील में हनुमान चालीसा वाली रील आती आती तो है, पर देखते क्या हो? देखते क्या हो? स्पोर्ट्स की, म्यूजिक की, सॉन्ग्स की, पिक्चर की, वीडियोस की, कार्टून की मैच की सेंसेक्स की, क्रिकेट की और मैं कबड्डी और अच्छा, ये बताने वाला सैंपल है। यही है ना, बताने वाला सैंपल है ना? और छिपाने वाला क्या है? बोल दो। वो दोस्तों की फोटो डालना। अच्छा, दोस्तों की फोटो डालना। कौन सी फोटो? वही कौन सी? हाँ, न्यू पिक्चर। न्यू पिक्चर। बर्थडे डालते हैं जैसे। अच्छा, बर्थडे की फोटोज डालते हैं और जैसे शादी की सालगिरह हो। तो तुम्हारी कहाँ शादी हो गई अभी? तुम्हारी शादी कहाँ हो गई अभी? मतलब रिश्तेदारों की। अच्छा, रिश्तेदारों के। चैटिंग करते हैं दोस्तों से। चैटिंग करते हैं दोस्तों से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से? फ्रेंड से। फ्रेंड तो है, तो उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं? नहीं, दोस्ती। अब समझना, कुछ बातें ऐसी होती है जो व्यक्ति सबसे शेयर नहीं करता। वो प्रणाम गुरुजी। हाँ, मेरा नाम प्रिंस है। आपने हाँ, जैसे अच्छा अभी पूछा, एक चीज और बताना चाहते हैं। जैन गुरु को नमोस्तु बोलते हैं। हाँ, जैसे आप लोग ग्रीट करते तो क्या बोलते एक दूसरे को? नमस्ते बोलते हैं, अथवा और क्या बोलते हैं? जय श्री राम। तो जो जैन मुनि, जैन साधु होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? नमस्तु। नमोस्तु। नमोस्तु। हाँ गुरुजी। हाँ, पूछिए। गुरुजी, जैसे आपने कहा फोन में क्या देखते हो, हाँ तो मेरे पापा जी ने मुझे 10th क्लास में ही फ़ोन दिला दिया था। हाँ। सारे बच्चों के पास फ़ोन नहीं था, जैसा मेरा फ्रेंड सर्कल था जो, बट मेरा फ्रेंड सर्कल भी इतना कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो मेरे फादर ने फ़ोन तो ले दिया था, बस उनकी भी कुछ अपेक्षाएं थी, जैसे कि नई नई चीज़ें, स्किल्स सिखाने की, कि कुछ आपको मोबाइल 10,000 का जो मोबाइल है वो दिए के आपको लेके जो दिया है उससे आप कितने पैसे कमा सकते हो। क्योंकि अच्छा। 10,000 का मोबाइल रखना आम बात होती है, और वो भी आपकी खुद की कमाई पे नहीं, आपके पेरेंट्स की कमाई पे। हाँ। तो ये पापा की जो बात थी मुझे बहुत ठीक लगी, लेकिन कुछ साल तक, अभी मैं 11th में हूँ, 1 साल मेरा वेस्ट गया। मैंने यूं ही मोबाइल का उपयोग करा, जैसे कि सभी ने कहा इंस्टाग्राम, मैंने खुद ने भी यूज़ किया है। मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करी, यूट्यूब पे देखा, बट कुछ समय बाद मुझे गलत लगा और पापा की वही बात याद आई कि नहीं यार, 10,000 का मोबाइल है और इससे तो 1,000 भी इनकम अपन नहीं जनरेट कर पाते हैं, 1 रुपये भी, तो ये किसी काम का नहीं है। तो मैं अभी इनकम तो जनरेट नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे ना एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि है, जैसे कि मोबाइल में, फ़ोन में कैमरा रहता है। हाँ। तो मुझे हर एक हैप्पी मोमेंट और बैड मोमेंट दोनों कैप्चर करना बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार वक्त चले जाता है तो उस वक्त को, टाइम मशीन तो है नहीं जिससे हम देख सकें, और अगर टाइम मशीन अगर बन भी गई तो हम जैसे लोगों के लिए तो रहेगी नहीं, वो बड़े बड़े रिच लोगों के लिए रहेगी। तो ये जो फ़ोन है, इसका मुझे लगता है कि मैं लाइफ की जो हर एक मोमेंट्स है उन्हें कैप्चर करके रख सकता हूँ, और आने वाले समय में खुद देख सकता हूँ और दूसरों को भी दिखा सकता हूँ।
तो ये मुझे बहुत सही लगता है। और अभी ना मैं स्किल सीख रहा हूँ फोटोग्राफी की, जो मैंने कहीं हद तक लगता है कि सीख ली हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और मैं पॉडकास्ट देखता हूँ ज़्यादातर उस पर। अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कुछ आप कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसका सदुपयोग कर रहे हो। पर हमारा उद्देश्य आप लोगों को क्या बताना था कि गुरु इसलिए जीवन में आवश्यक होते हैं जो हमारे जीवन को बदल करके रख देते हैं। जब हम जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं, खासकर टीनेजर आप लोगों के एज में, है ना, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 19 ईयर्स तक, 20 साल तक की एज जो है, ऐसी एज होती है सबसे ज़्यादा डेलिकेट होती है। इस एज में यदि वह सही दिशा में लग गया तो बहुत ऊपर चढ़ जाएगा, और इस एज में यदि वो भटक गया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे समय हमें जीवन में गुरु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उन गुरु के पास जाकर के हमें सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गुरु से हम वो बात भी शेयर कर सकते हैं जो हम किसी से नहीं बताते, किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो गुरु हमें प्रायश्चित देकर, पश्चाताप देकर के शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जब मन में अंदर ही अंदर कुछ रह जाए तो धीरे धीरे एक गिल्ट बनने लगता है, एक अपराध बोध का भाव बनने लगता है। और वर्तमान में आज बहुत सारी युवा पीढ़ी जो है टेंशन और डिप्रेशन की ओर जाते जा रही है, तनाव से भरती चले जा रही है, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार के गलत काम कर जाती है और वो उससे निकल नहीं पाती है। तो जब गुरु जीवन में आ जाएंगे तो उन गलत कामों से बचा सकते हैं हमें। हमारी बात समझ में आ रही? तो सभी बच्चों से कहना है, जीवन में एक गुरु को अवश्य बनाना जिनके पास जाकर के आप अपने मन को पूरा हल्का कर सको, जो आपके मन में भरा है वो बता सको। क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो अंदर ही अंदर एक गुबार बनता चला जाता है। जैसे मवाद होती है ना, कोई फोड़ा हो जाता है पैर में, तो जब तक वो मवाद रहती तो बहुत दर्द देता है, और जब फोड़े को फोड़ दिया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, मवाद बाहर आ जाती है। मवाद बाहर आ जाती है तो दर्द घाव का कम हो जाता है। यदि मवाद बाहर ना निकले तो दर्द दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला जाता है। मवाद समझते हो? पस फॉर्मेशन, पीप, जिसे क्या बोलते हैं, मवाद बोलते, पीप बोलते, क्या बोलते हैं यहाँ पे? घाव देखा ना, पैर में यदि कोई घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, तो क्यों दर्द देता है? अंदर उसके क्या रहता है, तो पीला पीला सा पदार्थ, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ की लैंग्वेज में? हरिओम। हाँ। पीपी भी बोलते हैं और मवाद भी बोलते हैं, समझ में दोनों। आ रहा ना? जी जी। तो वो पीप अथवा वो मवाद जब तक घाव में भरी रहती तो दर्द बहुत करती है, और जैसे ही वो निकल जाती है तो दर्द बहुत कम हो जाता है। तो ये तो हो गया एक घाव का उदाहरण। ऐसे ही हमारे मन में भी कुछ होता है, मन में कुछ भरा रहता है, और जब तक वो मन में भरा रहता है तो वही भार अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को पीड़ित करते रहता है। अब मन का घाव दिखता नहीं है, शरीर का घाव तो दिख जाएगा, मन का घाव बाहर में नजर नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जिससे वो होता है वो ही जानता है। तो मन को हल्का करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन में जो भरा हुआ है गुबार, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे घटनाक्रम, कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसा अपराध जो व्यक्ति कर जाता है, उसे खाली करना। अब वो खाली किसके पास करेगा? उसे माँ से कहने में डर लगता है, पिता से कहने में डर लगता है, दोस्तों को वो बता नहीं सकता है, हो सकता है अपने टीचर को भी नहीं बता सकता हो, तो किसी से कह नहीं पाता। जब किसी से नहीं कह पाता तो अंदर ही अंदर वो पलते चला जाता है। जब अंदर ही अंदर लंबे समय तक पनपते रहता है तो एक मानसिक बीमारी फिर उसे हो जाती है, और वही मानसिक बीमारी तनाव और अवसाद की ओर लेकर के जाती है। हमारी बात समझ में आ रही? तो ये अवसाद कब खाली होगा? जब हम उस बात को, मन की बात को कहीं निकाल सके, किसी से कह सके।
तो हम किससे कह सकते हैं? उन गुरु से कह सकते हैं, क्योंकि गुरु के ऊपर हमारा विश्वास है। गुरु हमारी उस बात को सुनकर दुनिया में प्रचारित नहीं करेंगे, किसी से कहेंगे नहीं, बल्कि वो संबल देंगे, वो हमें संभालेंगे, वे हमें सही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि दुनिया में गलतियां हर इंसान से हो जाती है, और विशेषकर आपकी उम्र वाले जो बच्चे होते हैं, इस एज में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। जब बच्चा समझ जाता है, बड़ा हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, उस समय तो उसने फेस को पार कर लिया, उस समय ज़्यादा गलती नहीं होती है। गलती कौन सी एज में ज़्यादा होती है? बताओ, कौन सी एज में ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे लोग? टीनेजर्स में ज़्यादा गलती ना। जब वो पढ़ाई कर चुका होता है, 25 साल का हो जाता है, नौकरी करने लगता है, उस समय तो वो एक ट्रैक पकड़ चुका है, आगे बढ़ चुका है। तो ये एज सबसे डेलिकेट होती है, सबसे कोमल एज होती है। तो इसे संभालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसे समय हमें एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सही गुरु जो होता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें चलना सिखाता है, जो हमारी गलतियों को बता करके उससे ऊपर उठना सिखाता है, तो वह गुरु कहलाता है। पर होगा वह व्यक्ति कैसा? जो स्वयं अच्छे आचरण को करने वाला होगा। जिसका आचरण स्वयं का अच्छा नहीं होगा तो कौन सा गुरु कहलाएगा? वो खुद गलत कर रहा हो, खुद गलत भाव रखा हुआ हो, खुद व्यसनों में लिप्त है, खुद गलत आचरण करता है, तो वो गुरु नहीं हो सकते। तो गुरु की पहचान क्या होती है? जिसका आचरण बहुत अच्छा होता है, जो नियम संयम से रहने वाला होता है। दूसरी पहचान क्या होती है? जो सबके कल्याण की बात को सोचने वाला होता है, सबके उद्धार की बात को सोचने वाला है, और साथ में उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखता। लालच के कारण नहीं अच्छी बात बताएगा, लालच से रहित होकर के, लोभ से रहित होकर के। कई लोग दुनिया में मिल जाएंगे, वो आपको बता तो देंगे, पर उनका उद्देश्य पैसा होता है। बोले मैं ये बात बताऊंगा तो इसका इतना पैसा लगेगा, वहाँ स्वार्थ होता है। लेकिन गुरु स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ होता है। हाँ, तो बताइए, कितने बच्चों ने अपने जीवन में गुरु बनाया? किसी ने नहीं बनाया। वो हो सकता है आपको कोई मिला ही नहीं होगा, अथवा आपने खोजा ही नहीं होगा। मिलना तो दूर होगा, पहली बात तो आपने आज तक सोचा ही नहीं होगा। सोचा नहीं हो ना? किसी ने आपको समझाया भी नहीं होगा। किसी ने समझाया? माँ ने समझाया कभी घर में? किसी ने बताया आपको आज तक? नहीं बताया। तो हम बता रहे हैं, जीवन में एक ऐसे रोल मॉडल को खोजना। एक रोल मॉडल होता है आपकी पढ़ाई वाला, जैसे आपको आईपीएस बनना, तो आपके लिए रोल मॉडल आदर्श वो हो जाएगा कि उसके जैसे मुझे बनना है। जिसका डॉक्टर बनना है तो उसका रोल मॉडल क्या हो जाएगा? एक बड़ा डॉक्टर हो जाएगा। जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसका रोल मॉडल एक अच्छा बड़ा सीए हो जाएगा। अथवा जिसे इंजीनियर बनना है तो उसका रोल मॉडल क्या हो जाएगा? एक बड़ा आईआईटी वाला स्टूडेंट हो जाएगा। अथवा जिसे बिजनेस करना है तो उसका रोल मॉडल कोई बिजनेसमैन हो जाएगा। एक रोल मॉडल होता है आपके कैरियर संबंधी, है ना? आपके भविष्य का निर्माण जिससे होता है वो आपका कैरियर होता है। लेकिन एक दूसरा रोल मॉडल होता है जो हमारे आचरण का निर्धारण करता है, जो हमारे कैरेक्टर को बहुत अच्छा बनाता है, जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है। तो जो चरित्र का निर्माण कर सके, उस रोल मॉडल को आप अपने जीवन में खोजना, वो आपके जीवन में गुरु की श्रेणी में आने वाला व्यक्तित्व होगा। चरित्र समझते हो? चरित्र का अर्थ समझते हो? आचरण, जिसका आचरण अच्छा होता है। अच्छा आचरण क्या कहलाता है? जो ऐसा बोलता है वो वैसा करता भी है, लेकिन अच्छी दिशा में, बुरी दिशा में नहीं। बुरी दिशा में भी लोग होते हैं जो बोलते हैं करके रख देते हैं, तो अच्छा चरित्र नहीं माना जाएगा। सही दिशा में जो बढ़ने वाला होता है, उसकी कथनी और करनी जो एक होती है, जो पर का हित करने वाला होता है, तो वो कहलाते हैं जीवन में एक गुरु। तो हमें अपने जीवन को यदि शुरू करना है, आगे बढ़ाना, अच्छा बनाना है,
तो एक गुरु का चुनाव अवश्य करना ही चाहिए, खोजना चाहिए। अब आप नहीं समझ पाओ कि कौन होगा हमारे गुरु में, वो गुरु के लिए योग्य, तो आप अपने माता पिता से पूछें, अपने शिक्षक से पूछें, आचार्य से पूछें, अथवा कोई जिनके ऊपर आपका विश्वास हो उनसे आप डिस्कस करें। आप सोच रहे होंगे कौन सा विषय हम बताने बैठ गए, क्योंकि कमलेश जी विषय ठीक चल रहा। हाँ जी। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के आप आए हो, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता होती है नेता बनने की, लीड करने की क्षमता। और जो लीडर होता है उसकी सबसे पहली क्वालिटी होती है, सही लीडर आचरणवान होता है, सही नेता सही आचरणवान होता है। जो नेता है और आचरण अच्छा नहीं है तो फिर कहने का नाम मात्र का नेता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे तो बहुत सारे नेता होते हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, पर सही नेता की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व क्षमता का अर्थ होता है लीड करना, दुनिया के लिए दिशा निर्देश देना, कईयों को समझाना। नेतृत्व क्षमता का अर्थ समझते हो ना? जैसे क्लास कैप्टन होता है, सीआर अथवा क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कौन होता है आपके क्लास में, क्या बोलते हैं उसे? मॉनिटर। मॉनिटर। तो मॉनिटर एक प्रकार से क्या हो गया, लीडर हो गया। है वो उसी क्लास में, लेकिन उसी क्लास में रहते हुए भी 40 बच्चे जहाँ हैं उनका वो मुखिया जैसा हो गया। तो मॉनिटर कौन बनता है? जिसका आचरण अच्छा होता है। आचरण अच्छा होता है, जिसके भीतर ये क्षमता होती है कि वो क्लास को मैनेज कर सके। ये है ना, जो स्वयं उधम ना करता हो, जो बैक बेंचर ना हो, पीछे नहीं बैठता होगा, अब वो खुद ही मस्ती करते रहे और मॉनिटर बन जाए तो मॉनिटर बन करके खेलने लगे, ऐसा तो नहीं होता। तो मॉनिटर कौन बनता है? जो अच्छे से पढ़ाई करता है, जो सिंसियर होता है, व्यवस्थित होता है, जो सबको थोड़ा बहुत संभाल सकता है, सबको लेकर के चलने वाला जो होता है, सबका साथ निभाने वाला होता है, और जिसका सबसे प्रमुख आचरण अच्छा होता है, जो सबके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे। तो लीडर अपना कैसे बन जाता है? दुनिया लीडर के रूप में किसे स्वीकारती है? जब उसमें वो अपनत्व देखती है, अपनापन देखती है, आत्मीयता देखती है। तो आत्मीयता कब आएगी? जब हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे भीतर आत्मीयता आएगी। कोई डाउट तो नहीं? यदि विषय आपके लेवल से ऊपर हो रहा तो बता देना, हम थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, क्योंकि बच्चे लोग पहली बार स्कूल से बाहर निकले होंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा हम बहुत ऊपर के लेवल की बात कर रहे हैं आपसे? क्योंकि आजकल के बच्चे, 11वीं के बच्चे यानी बहुत मैच्योर हो जाते हैं। 11वीं का अर्थ है ना 16 ईयर्स प्लस होंगे सब, 16 साल के से ऊपर ही होंगे सभी, 16-17 के। तो जो 16-17 साल का हो गया वो बहुत प्रौढ़ हो जाता है आज के ज़माने में। आज के ज़माने तो ज़्यादा प्रौढ़ हो जाता है, पहले के ज़माने में इतना प्रौढ़ नहीं होता था। अब सबके हाथ में दुनिया है, मोबाइल है, सारी दुनिया को वो जान रहा है घर बैठे बैठे। तो वो दुनिया की सारी बातें समझ सकता है, सारी बातें जान लेता है, सब कुछ देख लेता है। तो इस उम्र में बच्चे इतने योग्य हो जाते हैं। तो चूंकि आप नेतृत्व की कला को सीखने के लिए यहाँ पर है ना, विभाग स्त्री नेतृत्व विकास शिविर, क्या नाम है इसका? नेतृत्व विकास शिविर। विकास बाद में आएगा, पहले नेतृत्व है कि नहीं ये आएगा। विकास तो तब होता है जब वो हमारे पास वस्तु होती है तो हम उसको विकसित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब वस्तु ही नहीं है तो बढ़ाने की बात कहाँ आएगी? जैसे बीज बोया जाता है मिट्टी में, उसमें से अंकुरन फूटता है, अंकुरन फूट गया तो पौधा होने लगा, पौधा होने लगा तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। अब जब पौधा होकर के उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, तो वो कहा जाता है विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है। पर बढ़ेगा कब? जब उसमें से अंकुरन फूटेगा। यदि वो बीज ही है तो बढ़ने की प्रश्न ही नहीं उठता।
समझ रहे हो कि नहीं? यदि आपने गेहूं के बीज को ऐसे ही रखा है, क्षमता तो है उस गेहूं के बीज में। कौन सी क्षमता है? उस पूरे पौधे तक विकसित होने की। लेकिन वो कब शुरू होगी उसकी यात्रा? जब उसे बोया जाएगा, उसमें से अंकुरन फूटा जाएगा, अंकुरन फूटेगा। जब अंकुरन फूटेगा तो धीरे धीरे वो पौधा आसमान की ओर ऊपर बढ़ेगा। ऐसे क्षमता तो दुनिया में हर एक के भीतर होती है, लेकिन क्षमता को ग्रोथ देना, बढ़ाना, विकास करना तब संभव होगा जब वो हमारे भीतर थोड़ा सा अंकुरन फूट चुका है। तो आप सबके भीतर अंकुरन फूटा है। कौन सा अंकुरन? नेतृत्व करने का। नेतृत्व दुनिया का बाद में किया जाता है, पहले स्वयं का नेतृत्व किया जाता है। दूसरों के ऊपर शासन बाद में किया जाता है, पहले स्वयं के ऊपर आत्मानुशासन किया जाता है। जो स्वयं को अनुशासित नहीं रख सकता वह दूसरों को कभी भी अनुशासित नहीं रख पाएगा। तो नेता की एक पहचान होती है अनुशासन मेंटेन करना, है ना, डिसिप्लिन में रखना। लेकिन डिसिप्लिन में कौन रख पाएगा? जो स्वयं डिसिप्लिन में रहता है, जो स्वयं अनुशासन का पालन करता है, वह दूसरों को इसका पालन करा सकता है। तो नेता बनने के लिए स्वयं को पहले ऊपर उठाना बहुत आवश्यक होता है। स्वयं के गुणों का विकास करना बहुत आवश्यक होता है। स्वयं की बुराइयों को हटाना बहुत आवश्यक होता है। या यूं कहें, स्वयं का आचरण सुधारना पहले आवश्यक होता है, फिर वह दूसरे के आचरण को सुधार सकता है। तो जब हम अपने आचरण की ओर देखेंगे, तो अपने आचरण की ओर देखने का अर्थ हुआ, तो हमने पहले कहा था आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन। ये प्रश्न कहा था ना आपसे। तो आत्मविश्लेषण का अर्थ है कि अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का आकलन करना। हमारे भीतर क्या क्या कमियां हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या भविष्य में हमारे पास संभावना है, और उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से रास्ते में बैरियर्स आते हैं, खतरे आते हैं। तो जो इन सब का सर्वांगीण अध्ययन करता है वो कहलाता है आत्मविश्लेषण। जब ये सोचेगा तो फिर वह अपने आप को ऊपर उठाने वाला साबित होगा। 2:30 बज गए, आपका टाइम तो नहीं हो गया? किसी कोई डाउट है? तो क्या होमवर्क दिया हमने? अपना नाम, उसका मीनिंग, अर्थ सोचना है, और अपने जीवन को आप अपने नाम के अनुरूप कहाँ रख पा रहे हो, कहाँ देखते हो। जिन्हें अपने नाम का अर्थ नहीं मालूम है, अपने आचार्य जी से पूछ लेना आज। दूसरी बात, स्वॉट एनालिसिस करना है, SWOT। इसका अध्ययन, यही हमारा आत्म विश्लेषण कहलाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जीवन में एक गुरु को बनाना है। ये लिख लो, जीवन में हमें गुरु को खोजना है। अब वो कौन होगा? खोज जब तक अंदर से पैदा नहीं होगी तब तक वो नहीं मिलेंगे। अब माता पिता से पूछना हमारे लिए कौन जीवन में गुरु हो सकता है, अथवा टीचर से पूछना, शिक्षक जी से पूछना, वो बताएंगे कौन हो सकता है, अथवा स्वयं खोजने की कोशिश करना। नमस्ते गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था, आउट ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ गुरुजी, जैसे कि हमारे जैसे यंगस्टर 16 साल के, 17 साल के और 20-22 साल के लड़कों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लो। कि जैसे कि ये गुटखा, पाउच, जो भी है, अदर चीज़ें खाते हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स लोग हैं, मैंने उनसे ही पूछा है क्वेश्चन कि तुम ये खाते हो तो तुम्हें इससे क्या फील होता है, क्या अच्छा लगता है, मतलब इसे खाकर, जिसमें कि उन्हें भी ये पता रहता है कि ये गलत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी गलत है और ये चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, फिर भी उसे खाते हैं। तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन करा, सवाल पूछा कि इसे खाकर तुझे क्या ठीक लगता है, ये क्या मिलता है? तो उसने कहा बस मुझे अच्छा लगता है। तो सर आचार्य जी, क्या ये सही है या गलत है?
और इसे कैसे छोड़ें, क्योंकि हम दोस्त के साथ रहते हैं, हम तो सोचते हैं कि उसे ये आदत से दूर करें, लेकिन वो होना नहीं चाहता है, ऐसा होता है। जो गुटखा खाता है उसको कैंसर का चित्र दिखा देना, सड़ सड़ के ये मरता है, गले में पाइप डाला जाता है, नहीं भोजन गुरुजी, नहीं कर पाता है। उन्हें पता रहता है, उसके बावजूद भी मतलब कि इसकी हानियां बहुत सारी हैं, फिर भी वो उसका उपयोग करते हैं, कहने का मतलब ये है। हाँ, इसकी लत पड़ जाती है। अब इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसके क्वेश्चन का आंसर डिटेल में बाद में दे देंगे कल, है ना? ठीक है आज गुरुजी। रखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कल दे देंगे। ठीक है गुरुजी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। इनमें से तो कोई नहीं खाता, आप लोग में से तो कोई नहीं खाते। कौन सा खाते हो? RMD, तुलसी, तानसेन, विमल, राजश्री। बच्चे तो नहीं खाते? चलो बहुत अच्छा। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुवर। आज आपने इस विषय पर हमारे भैया बहनों को मार्गदर्शित किया कि एक श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता में क्या गुण होना चाहिए, इसलिए विद्या भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। नमोस्तु। समस्त भैया बहन सावधान, 3 बजे से अगला सेशन ग्रुप एक्टिविटीज़ का इसी पंडाल में होगा। इस पंडाल में तो हमारी दूसरी क्लास है 3 बजे से। वहीं पर संशोधन है, वहीं पर आपको सूचना दे देंगे। अभी आप अपने आवास में जाएंगे। समस्त भैया बहन सावधान, उत्तिष्ठ, आओ रमो, भैया दक्ष, अर्ध वृतो, प्रा चलो। दो मिनट। सभी ये वाला जो सत्र है, जहां हमारा प्रेरणा सत्र हुआ था वहां पर हमको जाना है। जहां पर हमारा प्रेरणा सत्र हुआ था सूचना की ओर ध्यान देंगे। 3 बजे वाला सत्र वहीं होगा। संरक्षक आचार्य दीदी भी सूचना की ओर ध्यान रखेंगे। बहने अर्धो प्रतो प्रा चलो। ओम।